जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का मॉडल पेपर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का है। अगर दोस्तों आप लोगों का एग्जाम हाल ही में होने वाला है, जल्द ही जल्द नज़दीक है आपका एग्जाम, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प देगा आपके आने वाले परीक्षा में। दोस्तों अगर आज के बताए हुए प्रश्न आप लोग कर लेते हैं तो 100% कई सारे प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आपके परीक्षा में फंसेंगे। दोस्तों मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के सारे आंसर कराऊंगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न के भी सारे आंसर कराऊंगा एंड लघुत्तरीय प्रश्न के साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न के भी सारे आंसर इस वीडियो में हम कराएंगे। तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। कॉपी कलम निकाल लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम खंड का से। खंड का ही दोस्तों इस वीडियो में हम कर पाएंगे, खंड का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का प्रारंभ दोस्तों आपको पता ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपको पता होगा। ये किस देश से हुआ था दोस्तों? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी फ्रांस। अगर आपके पेपर में आ जाए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था तो आप लोग फ्रांस टिक करके आएंगे, यानी कि अपनी कॉपी में फ्रांस इसका आंसर लिखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते रहिए या फिर याद करते रहिए सभी को। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो अब की बार भी हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए, तो आप लोग इसका आंसर ध्यान रखिएगा। बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया? बताइए आप लोग दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन थर्ड, लोकतांत्रिक नीति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वापस कर दी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। बात करेंगे दोस्तों हम इसके आंसर की, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका रविंद्रनाथ टैगोर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। दोस्तों भारत ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी 1949। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सरकार जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उसे कहा जाता है? दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संघीय सरकार। ओके, तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको पढ़ के, उसके बाद इसके आंसर को भी हम देखेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। खैर मैं अभी आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? ये है दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न। 3 प्रश्न थे अति लघुत्तरीय प्रश्न में, ये 2-2 अंक के थे प्रत्येक प्रश्न। तो अगर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे तो परीक्षा में आपको 2 अंक मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के 6 अंक आपको मिल जाएंगे बड़े ही आसानी से, अगर आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। दोस्तों मैं आपको अभी इसका आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग धैर्य रखिए। लघुत्तरीय प्रश्न, आइए लघुत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? उल्लेख कीजिए, ये आपको बताना है। अथवा वाले प्रश्न दोस्तों आपको खुद करने पड़ेंगे क्योंकि मैं इसका आंसर आपके लिए नहीं लेकर आया हूं। संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
अथवा वाला प्रश्न है श्रीलंका कैसा देश है? श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह को बताइए। दोस्तों पहले इतने का आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कितने का? अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसका आंसर आप लोग चलिए देखिए। आइए दोस्तों अब सारे प्रश्न के हम आंसर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने 7वां प्रश्न लिया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये मॉडल पेपर का प्रश्न ही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जी हाँ, आप लोग याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और अब की बार भी हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो आप लोग इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? ये आपको लिखना है। तो अगर आपकी परीक्षा में आ जाए भूमंडलीकरण से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है, तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल 2 अंक प्राप्त करके ही रहेंगे। दोस्तों आपको इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर आपको 2 अंक दे देगा। क्योंकि ये शब्द पहले आप लोग पढ़िए दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यानी कि दोस्तों विश्व के जितने भी देश हैं वो अर्थव्यवस्था के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसे कोई भी सामान अन्य देशों में भिजवाना हो या मंगवाना हो, तो दोस्तों हम किस कारण ये ऐसा कर पाते हैं? ऐसा संभव सिर्फ वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। वैश्वीकरण से ही लोग दूसरे देशों में आ जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, वायुयान आदि जाते हैं और व्यापार होता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ भूमंडलीकरण की वजह से हो पाया है संभव। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो पूरा आंसर लिखिए, या अगर आप लोगों को पूरा आंसर नहीं लिखना है तो इतना भी लिख देंगे तो भी आपको 2 अंक दे दिया जाएगा, 1 भी अंक आपका नहीं कटेगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? दोस्तों आपको ये बताना है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी मैं दोस्तों आपको इसका उत्तर बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है, सत्ता की साझेदारी दोस्तों ऐसी शासन व्यवस्था है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह दोस्तों और समुदाय की भागीदारी होती है। मतलब दोस्तों कि सत्ता के साझेदारी के अंतर्गत समाज के प्रत्येक समूहों और जितने भी समुदाय होते हैं उनकी हिस्सेदारी होती है, वे हिस्सा लेते हैं। समुदाय और समाज के प्रत्येक समूह इनकी हिस्सेदारी होती है सत्ता के साझेदारी के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को PDF भी चाहिए इन सभी आंसर्स का, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। आइए दोस्तों अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए मॉडल पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। कहाँ से? जी बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों गांधी जी ने क्या किया था कि 240 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, साबरमती आश्रम से कहाँ तक? दांडी यात्रा तक। उन्होंने कुल 24 दिन ये यात्रा की थी। प्रत्येक दिन उन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिससे वे 40 किलोमीटर की यात्रा करने में सफल हुए थे।
शुरुआत की थी दोस्तों इन्होंने कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च को शुरुआत की थी और 24 दिन लगे थे दोस्तों दांडी पहुंचने में। कितने दिन जी? 24 दिन लगे थे। 12 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 12 अप्रैल में 24 दिन जोड़ दीजिए, 6 मार्च आ जाएगा। तो 24 दिन उन्होंने यात्रा की थी, प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस तरह उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुई। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। इसे दांडी मार्च यात्रा का नाम दिया गया है। गांधी जी ने तथा और अन्य अनुयायी थे उनके 78 अनुयायी जो साबरमती आश्रम के ही थे। उन लोगों ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। वो गांव कौन सा दोस्तों था? वो गांव था दांडी। यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो यही था दोस्तों गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आगे से और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। खैर दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? इसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं हमने यहाँ पर लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले आपको लिखना है संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं निम्न हैं। मैंने यहाँ पर 4 विशेषताएं लिख दी हैं। अगर आपके समझ में कोई एक विशेषता नहीं आती है तो आप दूसरे पॉइंट को पढ़ सकते हैं, दूसरे पॉइंट को एग्जाम में लिख सकते हैं। खैर दोस्तों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। जो शक्तियों का बंटवारा होता है दोस्तों वो किन के बीच होता है? जी बिल्कुल सही, प्रांतीय सरकारों के बीच में। और किन के बीच में दोस्तों? और केंद्रीय सरकारों के बीच में। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के मध्य संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। ओके, आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी प्रमुख विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था की। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। संघात्मक सरकार में संप्रभुतात्मक शक्तियां राज्य या संविधान के पास ही होती हैं। संघात्मक सरकार में संप्रभुसत्तात्मक दोस्तों ये शक्ति है एक, ये राज्य या संविधान के पास ही होती है। संघात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ये पॉइंट ही बहुत ही फेमस है, आप लोग इसे भी लिखिएगा एग्जाम में ज़रूर, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो, कि संघात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये लाइन देख करके। चौथा है संघात्मक शासन में संविधान लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च होता है। क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, संघात्मक शासन में संविधान लिखित होता है, कठोर होता है, वह सर्वोच्च भी होता है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दीर्घउत्तरीय का। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 6 अंक आपको एग्जाम में दिए जाएंगे पेपर में अगर आप लोग इसका सही आंसर लिखेंगे तो। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। एंड अथवा वाला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी इसका आंसर बता देता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके।
कितने पॉइंट हैं आप लोग देख सकते हैं, 5 या 6 पॉइंट हैं, 5 या 6 पॉइंट है। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, यानी कि 6 अंक का 6 अंक आपको दे दिया जाएगा अगर आप लोग इसी तरह लिखेंगे तो। फिर दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वैध सरकार से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा वाला प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वैध सरकार दोस्तों कैसी सरकार होती है? वैध सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो कानूनी रूप से चुनी जाती है। मतलब दोस्तों जो वो सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है कानूनी रूप से, उसे ही वैध सरकार कहा जाता है। चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आप लोगों को खंड खा भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जल्द ही खंड खा भी आने वाला है।